हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो आज हमारे पास जो है वो सेंट्रल न्यूज़ ज़्यादा है, तो आज हम सेंट्रल न्यूज़ और स्टेट न्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। पहली बार आज हमारे सेशन में ऐसा हो रहा है कि कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। जनरली हम डेली जब सीए स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई अपॉइंटमेंट के ऊपर ज़रूर चर्चा करते हैं या कोई पर्सन न्यूज़ में होता है उन पर चर्चा करते हैं। तो आज केवल दिव्या देशमुख के बारे में हमें बात करनी है, इसके अलावा कोई और पर्सन के बारे में चर्चा नहीं करनी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी जो आज हमने सेशन में कवर की हैं, जिससे आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ लेते हैं जो कि हमारे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती हैं, तो उससे भी आप अच्छे खासे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में रिवीजन क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें ओके। सो स्टार्ट करेंगे 7 जनवरी के करंट अफेयर्स, लेकिन पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि करंट अफेयर्स ईयर बुक जो है वो 10 जनवरी को लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इसमें मिलेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ही अवेलेबल रहने वाली है, ठीक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिव्या देशमुख। देखिएगा, हमारे देश में एक कंपटीशन होता है जिसका नाम है नेशनल वीमेंस चेस चैंपियनशिप, ठीक है। नेशनल वीमेंस चेस चैंपियनशिप का टाइटल जो है अगेन दिव्या देशमुख ने जीत लिया है, ठीक है। लास्ट ईयर भी दिव्या देशमुख ने इस टाइटल को जीता था और इस बार भी दिव्या देशमुख ने नेशनल वीमेंस चेस टाइटल या चैंपियनशिप जीत ली है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। साथ ही साथ ये यंगेस्ट खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने नेशनल वीमेंस चेस टाइटल को अपने नाम किया है, ठीक। ये कौन सा एडिशन था? तो ये 48 नंबर का एडिशन था, 48 नेशनल वीमेन चेस चैंपियनशिप 2022, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है। जिसमें दूसरी बार वीमेन ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने भक्ति कुलकर्णी को डिफीट किया है और उसके बाद इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया। तो 48 नेशनल वीमेन चेस चैंपियनशिप जो है वो दिव्या देशमुख ने जीती है। दिव्या देशमुख के सामने लगा हुआ है वीमेन ग्रैंड मास्टर, तो इन्हें जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल है ना, ये 2021 में मिला था, ओके है। दिव्या देशमुख इज ना इंडियन चेस वीमेन ग्रैंड मास्टर फ्रॉम द महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ठीक है। शी इज ऑल्सो इंडिविजुअल ब्रोंज मेडल विनर एट फिडे ओलंपियाड 2022। तो फिडे ओलंपियाड 2022 में भी इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया था। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के बारे में, जिसके अंतर्गत 5 स्टार यहाँ पर उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन को दिए जाते हैं जो कि सेफ्टी का ध्यान रखते हैं पैसेंजर की, और गुड क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो पैसेंजर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी मतलब किसी एक्ट के जरिए इसको बनाया गया था। तो फसाई जो एक्ट था ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006 में पास किया गया था, लेकिन सितंबर 2008 में फसाई का फॉर्मेशन हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि एक स्टैचुरी बॉडी है क्योंकि इस एक्ट के जरिए इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर फसाई काम करती है। इसका हेड ऑफिस आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और जो इन्फॉर्मेशन है फसाई के बारे में अभी थोड़ी देर बाद हम चर्चा करते हैं। तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन इज सर्टिफाइड एज ईट राइट स्टेशन, सही भोजन बेहतर जीवन, 5 स्टार रेटिंग फसाई के द्वारा इसे दी गई है, ठीक है। सो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट सर्टिफिकेट दिया गया है, 5 स्टार रेटिंग दी गई है बाय द फसई। अब ये ईट राइट स्टेशन क्या होते हैं? ये ईट राइट सर्टिफिकेशन जो है फसई उन रेलवे स्टेशंस को देता है जो कि एक सेफ और न्यूट्रिशन फूड पैसेंजर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनको 5 स्टार रेटिंग फसई ने दी है, और रिसेंटली भोपाल रेलवे स्टेशन को भी ये रेटिंग मिली हुई है। भोपाल रेलवे स्टेशन के अलावा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, फिर आप देखेंगे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, ठीक है। ये सभी रेलवे स्टेशन है जिन्हें ऑलरेडी ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। जैसे कि मैं फसई के बारे में बात करी तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैंने फसई के बारे में आपको बता दी है। अब एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर कि ईट राइट सर्टिफिकेशन इशू कौन करता है? फसई करता है। इसके अलावा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स भी फसई के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स भी फसई के द्वारा पब्लिश किया जाता है। पहली बार 2018-19 में से पब्लिश किया गया था, ठीक। चेयरमैन श्री राजेश भूषण जी हैं फसई के। नेक्स्ट है गाजियाबाद
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन बिकम द लॉन्गेस्ट फुली ऑटोमेटेड ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे। तो गाजियाबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो सेक्शन है, लगभग 762 किलोमीटर का ये पूरा रेलवे ट्रैक है, पूरा ये सेक्शन है, और ये भारत का सबसे लंबा फुली ऑटोमेटेड ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया है। मतलब यहाँ पे जो भी आपकी सिग्नलिंग की प्रोसेस होगी वो पूरी की पूरी कैसी होगी, ऑटोमेटिक तरीके से होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि बहुत बिजी रूट है ना, अगर ये 762 किलोमीटर का जो पूरा ये सेक्शन है, हो सकता है बहुत बिजी रूट हो, हमें ट्रेन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ पर कौन सी ट्रेन खड़ी हुई है, हम दूसरी ट्रेन को कैसे पास कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में पूरी यहाँ पर मदद मिलेगी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो सेक्शन है लगभग 762 किलोमीटर का है, और ये भारत का सबसे लंबा फुली ऑटोमेटेड ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया है। ठीक है, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग देयर विल बी द इंक्रीज इन अ कैपेसिटी रिजल्टिंग इन द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर ट्रेन सर्विसेज। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक interlocking is being adopted on a large scale to take advantage of digital technology in train operation and to enhance safety। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का भी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 347 स्टेशन 2022-23 में ऐसे थे जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। द फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेटेड एट मोहाली। तो मोहाली में पहली बार नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को उद्घाटन इसका किया गया है। ठीक है, ये उद्घाटन किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। ये जो पर्सन दिख रहा है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभालते हैं। इन्होंने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को सेटअप किया है मोहाली, पंजाब में। साथ ही साथ 4 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट कराई गई है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी 2023। तो आप सोच रहे होंगे कि ये नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर क्या करेगा और जीनोम एडिटिंग क्या होती है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको अगली स्लाइड में मिल जाएंगे। नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, तो देखिएगा कई सारे एरियाज हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पर सूखे की समस्या होती है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो बीज है, मतलब जो सीड है, अगर हम उनकी जीनोम एडिटिंग कर सकें, उनका जो डीएनए है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें, जिसके कारण वो कम पानी में या सूखे में भी वो उपजाऊ हो सकें, वो अपनी फर्टिलिटी को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी हमारी ऐसी ब्रीड भी होती हैं जिनमें हमें उनके कंजर्वेशन के लिए जो है वो जीनोम एडिटिंग करनी होती है। तो जो यूथ हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। It is equipped with the state-of-the-art facility and it's suitable platform for adoption of various genome editing method including the genome modification and to meet regional needs। तो regional needs के हिसाब से यहाँ पर जो भी products होंगे, जो चाहे वो एनिमल हो या फिर आप कह सकते हैं कि सीड हो, प्लांट हो, उनमें जीनोम एडिटिंग की जाएगी, जो कि हमारे एनवायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली होगा। द सेंटर विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग क्रॉप्स in present climate scenario and making them more tolerate to changing environment conditions। और यंग जो रिसर्चर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग और गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब जीनोम एडिटिंग क्या होती है, तो आपने CRISPR-9 टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, जिसमें कोई डीएनए है, डीएनए ये आपने बना लिया, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और डीएनए मतलब डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आप डीएनए जो होता है वो कई सारे जीन से मिलके बना होता है, कई सारे जीन से मिलके जो है वो डीएनए बना होता है। अब कोई जीन है उसको रिमूव करना है, कोई दूसरा जीन इंट्रोड्यूस कराना है, तो आपको कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो उसको ही हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। ठीक है, तो जीनोम एडिटिंग ऑल्सो नोन एज द जीन एडिटिंग is a group of different technology that provide scientists with the ability to alter the DNA of an organism। रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर जीन्स को। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंड फेज ऑफ साड़ी फेस्टिवल विरासत बिगिन इन न्यू दिल्ली। तो विरासत क्या है, तो विरासत एक साड़ी फेस्टिवल है, इसका सेकेंड फेज नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, 3 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये विरासत फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में। जैसा कि मैंने कहा ये सेकेंड फेज है। और सोशल मीडिया पे एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है #माई साड़ी माई प्राइड।
नेक्स्ट, हाइड्रो टूरिज्म टू बी डेवलप एट NHPC डैम नियर अलची लेह। इस न्यूज़ को हम समझते हैं, अलची लेह के पास NHPC बांध में जल पर्यटन विकसित किया जा रहा है। तो ये जो NHPC डैम है नियर अलची लेह, ये आपको इंडस रिवर पे मिलेगा। कौन सी नदी है? इंडस रिवर, मतलब आपकी सिंधु नदी पर आपको ये देखने को मिलेगा। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाएगा जहां पे टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है। तो लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC टू डेवलप हाइड्रो टूरिज्म एट द वर्ल्ड हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द इंडस रिवर नियर अलची लेह। अब यहाँ पर क्या है, अब ठंड में तो यहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ जम जाती है, तो जो भी विंटर से रिलेटेड आपकी स्पोर्ट इवेंट्स होंगे, है ना, वो सब यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। समर का जो सीज़न होगा वहाँ पर समर से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स होंगे वो यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। इसके अलावा एक्वेटिक स्पोर्ट्स भी यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले, पर्यटन यहाँ पर आए और जो लेह का रीजन है उसका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। G20 फॉरेन मिनिस्टर टू मीट इन दिल्ली इन मार्च 2023। अभी आपने देखा जो G20 की मेजबानी भारत कर रहा है, G20 देशों के लिए होस्ट कौन है? अभी भारत है। तो कई सारे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, साइंस की मीटिंग्स हैं, तो अलग अलग मीटिंग हो रही हैं। आपने अभी देखा S20 के लिए सेक्रेटरीज जो थे वो IISc बेंगलुरु को बनाया गया था, है ना। तो ये अलग अलग मीटिंग हो रही हैं। तो वहीं जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्रालय के मंत्री, तो फॉरेन मिनिस्टर की जो G20 मीट है वो दिल्ली में मार्च 2023 में प्रगति मैदान नई दिल्ली में कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है। गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेड जो गेस्ट है उनकी लिस्ट भी इशू की है, जिसमें जो बाइडेन USA के प्रेसिडेंट, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, ऋषि सुनक UK प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट है, ये सभी लोग शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गेस्ट कंट्रीज जो कि G20 देशों का में शामिल नहीं है, लेकिन एज अ गेस्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया गया है। वो कौन कौन से गेस्ट हैं? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE। और इंडिया में G20 जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मिसिंग मॉन्यूमेंट्स के बारे में। हमारे देश में कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको प्रोटेक्शन ASI आर्कियोलॉजिकल जो हमारा डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है, इनके मेंटेनेंस, इनके रख रखाव का काम करता है। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, उसमें बताया गया कि हमारे देश के 50 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड थे, लेकिन अब वो मिसिंग है। मतलब या तो उनको हटा के कंस्ट्रक्शन कर लिया है, घर बना लिए हैं, बिल्डिंग बना ली है, या डैम बन गए हैं। तो इस तरीके से जो है 50 हमारे मॉन्यूमेंट्स मिसिंग है। तो उस पर एक रिपोर्ट आई है, वो हम देख लेते हैं। 50 ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिसअपियर। तो ASI के द्वारा संरक्षित 50 स्मारक गायब हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिसका नाम है इशूज रिलेटिंग टू द अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। और इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सबमिट किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सेंट्रल के द्वारा प्रोटेक्टेड 3693 टोटल नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स थे, जिनमें से 50 जो है वो डिसअपियर हो गए हैं। मतलब 50 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका कोई भी आंकड़ा या डेटा नहीं मिल रहा है, वो मिस हो चुके हैं। 14 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें रैपिड जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, अतिक्रमण के चलते उनको हटा दिया गया है। 12 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें रिजर्वायर्स और डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर लिए गए हैं। लेकिन 24 ऐसे हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ गए हैं, क्योंकि इसका रीज़न भी बताया है कि भले ही हमारे देश में 3693 मॉन्यूमेंट्स थे जो कि ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड थे, लेकिन केवल और केवल 248 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी सारे ओपन एरियाज में ही हैं, इसलिए पब्लिक के द्वारा, लोगों के द्वारा उन्हें गायब ही कर दिया गया। ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पेश की है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, जालन एंड नागपुर पुलिस विन बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड। तो महाराष्ट्र के जालन और नागपुर पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार यहाँ पर हासिल किया है 2021 के लिए। ठीक है। अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी में, क्लास A और क्लास B कैटेगरी में दोनों पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड दिया गया है। जालन जो महाराष्ट्र का पुलिस स्टेशन है उसे क्लास A कैटेगरी में और नागपुर पुलिस स्टेशन को क्लास B कैटेगरी में
ये अवार्ड दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने अलग अलग केसेस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम यहाँ पर किया है। क्लास ए पुलिस स्टेशन क्या है? जहाँ पर आईपीसी के अंतर्गत 6100 अप टू 6100 तक केसेस रजिस्टर हुए हों, और क्लास बी का मतलब है जहाँ पे मोर देन 6100 आईपीसी केसेस हों, उसे क्लास बी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन यूनिवर्सिटी विल नीड यूजीसी नोट टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। अब यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी जो थी मतलब हैं, वो चाहती है कि वो भी अपने कैंपसेस को जो है वो भारत में सेटअप करें। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटी को अपने कैंपस को भारत में सेटअप करने के लिए यूजीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब यूजीसी होता है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार, उन्होंने रिसेंटली एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इस ड्राफ्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की हैं। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस बनाना है तो कौन कौन से क्राइटेरियाज को उसको फुलफिल करना होगा। लेकिन ये जो आपका टाई अप होगा, ये जो ड्राफ्ट है, इसमें इनिशियल अप्रूवल केवल और केवल 10 साल के लिए यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ ये कहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी अगर भारत में कैंपस बनाती हैं तो अपना फीस स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकती हैं, है ना, अपने तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, लेकिन आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो फिजिकल ही होंगी। मतलब कोई भी जो आपका कहते हैं ऑनलाइन मोड पे क्लासेस या डिस्टेंस लर्निंग आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पर यूजीसी के चेयरमैन ने डिसाइड किए हैं अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी अपने कैंपसेस को इंडिया में सेटअप करना चाहती है। नेक्स्ट है भारत पहली बार यूएन मिशन पर कर रहा है सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती। आप लोग ने यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में सुना होगा। जहां भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो यूएन की एक सेना है, मतलब अलग अलग देशों की जो सेना या आर्मी है उनसे यूएन की अपनी एक सेना बनती है, और वहां पे वो पीस कीपिंग के लिए, शांति बनाए रखने के लिए अपनी सेना को वहां पर डिप्लॉय करते हैं। तो भारत की भी बहुत बड़ी फौज जो है वो यूएन पीस कीपिंग में काम करती है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जो फीमेल आप कह सकते हैं सिंगल यूनिट ऑफ फीमेल यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। कहाँ पर? सूडान में। ठीक है, इंडिया डिप्लॉय अ प्लेट्यून ऑफ वीमेन पीस कीपर टू द यूएन मिशन इन सूडान। तो यहाँ पर यूएन मिशन इन सूडान जो वीमेन पीस कीपर्स यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, कहाँ पर? अबही रीजन ऑफ सूडान। यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ पर एक देश मिल रहा है जिसका नाम है सूडान। 2011 में सूडान का पार्टीशन हो गया था और सूडान से एक और देश निकला था विच इज साउथ सूडान। साउथ सूडान जो है वो उसकी कैपिटल जूबा है। ठीक है, जबकि सूडान की कैपिटल खार्तूम है। और यहाँ पर आप ये बॉर्डर देख सकते हैं जो कि 2011 में फॉर्म हुई थी। तो सूडान और साउथ सूडान के बीच का यहाँ पे एक छोटा सा रीजन दिख रहा है जिसका नाम है अबई, है ना। और यहाँ पर क्या है, मतलब बहुत ही अशांति फैली हुई थी, बहुत सारे लोग माइग्रेट हो रहे थे। तो यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वीमेन पीस कीपर जो आर्मी है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो इंडिया डिप्लॉय a platoon of women peacekeeper in the Abhay region of Sudan as a part of Indian battalion in the United Nation Interim Security Force। तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स जिसका फॉर्मेशन भी 2011 में ही किया गया था, और इसी लड़ाई को, इसी अशांति को सॉल्व करने के लिए उसी के अंतर्गत सूडान में भारत की जो ट्रूप है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल कंटिजेंट ऑफ वीमेन पीस कीपर इन द यूएन मिशन। ठीक है, 2007 में इसके पहले जो है ऑलरेडी भारत की एक वीमेन पीस कीपर मिशन को ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी। ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो है वो सिंगल वीमेन कंटिजेंट को जो है वो पीस कीपिंग के लिए यूएन मिशन में शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स के बारे में जैसे कि मैंने बात की थी, 27 जून 2011 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। क्यों हुआ था? इसी रीजन में शांति बनाए रखने के लिए। अगर यूएन पीस कीपिंग के बारे में बात करते हैं तो यूएन पीस कीपिंग की शुरुआत 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यूएन पीस कीपिंग मिशन की शुरुआत की गई थी। मिडिल ईस्ट में बेसिकली पहली बार डिप्लॉय किया गया था कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए और पीस को सेटअप करने के लिए। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री एंड द पुलिस कंट्रीब्यूट टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। लगभग 5700 इंडियंस जो है वो यूएन की पीस कीपिंग मिशन में शामिल हैं। विच कंट्री इनॉग्रेट द पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ चाइना।
तो किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। अच्छा, चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है BRI, है ना, आप लोगों ने सुना होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत ही पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया था चाइना ने, और चाइना की मदद से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉन्च किया गया है, और ये अब नेपाल का तीसरे नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। इसे लॉन्च किसने किया है? अभी अभी बने हुए नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू और गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ऑलरेडी नेपाल में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट वैली वर्ड स्पीसीज इंक्रीजेस टू 175। देखिएगा यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क आप सभी को पता है, आपको ये कहाँ पर मिलेगा? केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर पे बेसिकली मिलेगा, लेकिन अगर एक आंसर करना हो तो आप कहेंगे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरला में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनका एक सर्वे कराया गया था, और जब लास्ट ईयर मतलब 2014 में जब सर्वे हुआ था तो 141 स्पीसीज थी, लेकिन अभी जो सर्वे कंडक्ट कराया लास्ट मंथ दिसंबर लास्ट वीक में जब ये सर्वे कंडक्ट कराया गया तो हमें 175 स्पीसीज मिलती हैं, मतलब 17 नई स्पीसीज यहाँ पर ऐड हो गई हैं। ठीक है, द वर्ड सर्वे कंडक्टेड एट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन दिसंबर 2022, 17 न्यू वर्ड स्पीसीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो 175 स्पीसीज जो है वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में वर्ड स्पीसीज हैं, लेकिन 17 नई हमको यहाँ पे वर्ड स्पीसीज मिल गई हैं। ये जो सर्वे है ये आपने कब कराया था? दिसंबर 2022 में करवाया गया था। फर्स्ट सर्वे जो है वो 1990 में हुआ था, पहला जो सर्वे है वो 1990 में कंडक्ट कराया गया था। अभी जो सर्वे है ना वो केरला नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सर्वे केरला नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम मैप में साइलेंट वैली नेशनल पार्क को देखना चाहें तो ये केरला का मैप है, और यहाँ पर आपको ये क्या मिलेगा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो कि नीलगिरी हिल्स में प्रेजेंट है, लोकेटेड है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है उसमें बहुत ही रेयर फ्लोरा एंड फाउना पाई जाती हैं, और इसको पहली बार एक्सप्लोर जो है वो 1847 में आज़ादी के 100 साल पहले इसे एक्सप्लोर किया गया था बॉटनिस्ट रॉबर्ट वेट के द्वारा। ठीक है, भवानी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, और द कुंती पूजा रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है भरत पूजा रिवर की, दोनों का ओरिजिन साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास से माना जाता है। इसरो टू लॉन्च स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट मेड बाय द 750 गर्ल्स स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल। देखिएगा यहाँ पर स्पेस किड्स जो है वो इंडिया का एक स्टार्टअप है, चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है, और इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था। कैसा कैंपेन शुरू किया गया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है हमारे देश में, तो 75 गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ पे लड़कियों को सिलेक्ट किया गया था जो कि कक्षा 8 से कक्षा 12वीं में स्टडी करती थी, 8 क्लास से 12 क्लास के बीच में स्टडी करती थी। 75 स्कूल्स थे, हर स्कूल से यहाँ पे 10 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 750 हो गई। ठीक है, और इन 750 जो गवर्नमेंट स्कूल की गर्ल्स हैं उनके द्वारा स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा मिलकर यहाँ पे सैटेलाइट को तैयार किया गया है, जिसको इसरो की मदद से इस महीने के लास्ट में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया अ चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप, इनके द्वारा 750 गर्ल्स स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस द कंट्री, इनके द्वारा एक सैटेलाइट तैयार किया गया है जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनके व्हीकल के द्वारा लास्ट मंथ मतलब इस महीने के लास्ट में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इसके पहले एक पेलोड भी तैयार किया गया था स्पेस किड्स की गर्ल्स के द्वारा, और उसको हमने जो स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम एस रॉकेट था ना उसके ज़रिए हमने इन पेलोड को भी भेज चुके हैं। 6th एडिशन ऑफ द परीक्षा पे चर्चा। देखिएगा परीक्षा पे चर्चा, तो 6वां एडिशन परीक्षा पे चर्चा कब कंडक्ट होने वाला है? तो 27 जनवरी को होने वाला है नई दिल्ली में। इसमें स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स और टीचर सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर बेसिकली डिस्कशन किया जाता है कि एग्ज़ाम से पहले बच्चे जो होते हैं उनको कितनी एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, लेकिन आपको वो टेंशन नहीं लेना है।
आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रेस है वो उसको एक उत्सव या सेलिब्रेशन की तरह लेना है। द गोल ऑफ द परीक्षा पे चर्चा इज टू हेल्प पार्टिसिपेंट ओवरकम स्ट्रेस एंड द सेलिब्रेट लाइफ एज अ उत्सव आर द सेलिब्रेशन। इसलिए परीक्षा पे चर्चा 2023 आयोजित की जा रही है 27 जनवरी को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पार्टिसिपेट करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा परीक्षा पे चर्चा हर साल आयोजित की जा रही है। ये 6वां नंबर का एडिशन है। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। आप यहाँ से क्विक रिवीजन ले सकते हैं जो आज हमने न्यूज़ डिस्कस की थी, जैसे कि दिव्या देशमुख यहाँ पर नेशनल वीमेन चेस टाइटल को जीत गई है 2nd टाइम। वाराणसी जो कैंट रेलवे स्टेशन है उसको फसई के द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है। गाजियाबाद एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन जो 762 किलोमीटर का सेक्शन है, ये भारत का लॉन्गेस्ट फुली ऑटोमेटेड ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बन गया है इंडियन रेलवे का। महाराष्ट्र की जलना एंड नागपुर पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड दिया गया है। 50 ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स गायब हो गए हैं। द फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को मोहाली में इनॉग्रेट किया गया है। G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो मार्च 2023 में दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा हाइड्रो टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है NHPC डैम में लेह में। 2nd फेज ऑफ द सारी फेस्टिवल विरासत की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। 17 जनवरी तक ये फेस्टिवल रन होने वाला है। इंडिया डिप्लॉय अ प्लेटून ऑफ वीमेन पीस कीपर टू द UN मिशन इन द सूडान में हमने डिप्लॉय किया है। साइलेंट वैली में हमें 17 नई स्पीसीज मिली है बर्ड्स की। टोटल नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज साइलेंट वैली नेशनल पार्क में 175 हो गई हैं। और 6th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 नेशनल स्काउट एंड गाइड जैम्बोरे पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी प्रोग्रेस विथ पीस। प्रोग्रेस विथ पीस, ऑप्शन सी। अब मुझे बता दीजिए कि पहली बार फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके लिए कितना इनिशियल आउटलेट डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? तो 19,744 करोड़ रुपीस। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है गान नगई फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? जेलियांगोंग समुदाय के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब मणिपुर के कई सारे फेस्टिवल न्यूज़ में थे, तो इसकी छोटी सी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे फेस्टिवल जो है, जैसे कि संगाई फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल, ये सभी फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में सेलिब्रेट होते हैं। बंधन बैंक हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन। इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। बंधन बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता में आपको मिल जाएगा। ठीक है, विच स्टेट हैज़ वॉन द UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर द जगा मिशन? जगा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसे मिला है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा को, ऑप्शन सी। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। अंबेडकर अ लाइफ, इस बुक के ऑथर कौन है? 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। रिप्लाई भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।